नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रस्तुत है उषा प्रेमवदा जी द्वारा रचित एक और मर्मस्पर्शी कहानी दोस्त। वैवाहिक जीवन के ताने बाने को केंद्र बिंदु बनाकर लिखी गई यह कहानी अवश्य आपको पसंद आएगी। इतवार का दिन था। सबको खिला पिलाकर सुरेखा ने 2 बजे छुट्टी पाई। एक हाथ में ऊन और सलाइयाँ लेकर धूप में जा बैठी। सोचा था कि बुनती भी रहेगी और अजय से बातें भी करती रहेगी, मगर उसके आते ही अजय उठ खड़ा हुआ। बोला, छुट्टी पा गई तुम, अब आराम करो, मैं ज़रा सूद के यहाँ हो आऊँ। सुरेखा ने यथासंभव स्वर संयत कर कहा, अब कहाँ जाओगे दोपहर में, शाम को चले जाना। मगर अजय अंदर चला गया। कुछ देर में बाहर आया तो बोला, शाम को चाय का इंतज़ार न करना, वहीं से पी कर आऊँगा। सुरेखा जल कर बोली, कहो तो बिस्तर भी वहीं भिजवा दूँ रामू से, वहीं सो रहना, यहाँ आकर क्या करोगे। तुम भी बेकार, मेरी सभी बातें बेकार होती हैं। सुरेखा का कंठ भर आया। एक दिन तो छुट्टी होती है, उस दिन भी यह नहीं कि 2 क्षण बैठकर बात कर लें। जब देखो तब दोस्त, शर्मा, चौधरी, सूद, उन लोगों के भी तो आखिर बीवी बच्चे हैं, मगर न जाने क्यों सबको घर बैठना बुरा लगता है। सुरेखा ने एक आह भरी। दीपा ने बरामदे से झांक कर पूछा, भाभी भैया कहाँ गए हैं। जाएंगे कहाँ, सूद के घर गए हैं, न जाने क्या लड्डू मिलते हैं वहाँ, सुरेखा खींचकर बोली। दीपा पास आकर बैठ गई। भाभी का बहुत दुलार था। इतने दिनों से नई साड़ी लेने के लिए जिद कर रही थी। सुरेखा ने कहा था कि अजय से पूछ कर बता देगी। दीपा की आंखों में प्रश्न देखकर सुरेखा बोली, पूछने का मौका ही नहीं मिला दीपा, उन्हें घर की बातों के लिए फुर्सत ही कहाँ है। तो फिर दीपा ने मचल के कहा, तुम ही चलकर खरीद दो ना भाभी, मेरी अच्छी भाभी। दीपा के स्वर में न जाने क्या था कि सुरेखा का दिल भर आया। आंखें जो तर हुई तो दीपा ने घबरा कर कहा, यह क्या भाभी। सुरेखा ने झट से आंखें पोंछकर लज्जित कंठ से कहा, अच्छा शाम को चलना, साड़ी ले दूंगी। फिर कुछ देर बाद कहा, चाय तो वे वहीं पी कर आएंगे। बच्चों को नौकर पर छोड़ा और दोनों खरीदारी के लिए चल दी। दीपा बहुत खुश थी और इसलिए सुरेखा का चित्त भी कुछ हल्का सा हो गया था। साड़ी खरीदने जो दुकान में घुसी तो देखा सूद और श्रीमती सूद। विजय सूद ने मुस्कुरा कर कहा, अजय बाबू को कहाँ छोड़ाई या उन्हें बच्चों की देखरेख के लिए छोड़ दिया है। सुरेखा कुछ कहने ही जा रही थी कि वह रुक गई। ज़बरदस्ती मुस्कान होठों पर लाकर बोली, वह तो दोपहर से ही घूमने निकल गए हैं। यह भी जा रहे थे। संकेत सूद की ओर था, मगर मैं नहीं मानी, जाने नहीं दिया। सुरेखा ने आगे बात नहीं बढ़ाई, कपड़े देखने लगी, मगर दिल में कुछ शंका उठी। अजय ने कहा था कि सूद के घर जा रहा हूँ, पर ये लोग तो यहाँ। जब अजय बेफिक्री से सीटी बजाता घर में घुसा तो सब बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। सुरेखा चौके में थी। अजय ने पुकार कर कहा, खाने में कितनी देर है। उत्तर दिया दीपा ने, अभी बना जाता है, जल्दी है क्या। कुछ खास नहीं, ज़रा सेकंड शो देखने जाना है। कुछ देर बाद दीपा ने पुकारा, भैया भाभी को लेते जाइए, बच्चे तब तक सो जाएंगे। भाभी कैसे जा सकती है, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। सुरेखा ने पतीली उतारकर ज़मीन पर पटकी, चमचा खन से फेंका और पानी की बाल्टी ज़ोर से खटकाई। उसके क्रोध के लक्षण स्पष्ट देख अजय चुपचाप अंदर कमरे में खिसक गया। सुरेखा मन ही मन उबल रही थी। सारा दिन बाहर बिता दिया। 7:30 बजे घर आए हैं नवाब साहब, फिर सारी रात। क्या करूं, घर में टिकते ही नहीं हैं, जैसे मैं काट खाती हूँ। आदमी बहुत देखे हैं, दोस्त भी सभी के होते हैं, पर दोस्तों का ऐसा दीवाना किसी को नहीं देखा। बच्चों को खिलाया। दीपा भी खा पीकर अपने कमरे में पढ़ने चली गई। सुरेखा ने अपना खाना ढक दिया और अपने कमरे में लाकर मेज़ पर रख दिया। शीशे पर नज़र पड़ गई तो गौर से अपने को देखा। 6 साल पहले यही सुरेखा कॉलेज में पढ़ती थी। रंग बिरंगी साड़ियाँ, बढ़िया से बढ़िया जूते, बेफिक्री की ज़िंदगी, और अब बाल अस्त व्यस्त थे।
आंखें थकान और गम से भारी, होठ सूखे, मुख कुम्हलाया हुआ। सुरेखा ने गौर से अपने को देखा। हाँ, यह वही 6 साल पहले की सुरेखा थी, पर कितनी भिन्न। जब शादी हुई तो वह कितनी प्रसन्न थी। अजय सा पति सचमुच भाग्य से ही मिलता है, मगर तब क्या पता था कि विवाह नारी के लिए जीवन भर की बेड़ी है। चुप चुप रो लो, अपने को पति और बच्चों पर निछावर कर दो और पति देवता दोस्तों के संग ऐश करें। सुरेखा ने सोचा, दोष उसी का है। कभी सीधे मुंह अजय से बात नहीं करती, बन ठन कर नहीं रहती, मगर यह संभव कैसे है? 2 बच्चे हैं, सो वे गजब के शैतान। अगर उन्हें न देखो तो घर ढा दें, अगर कोई नौकर चाकर रख लिया जाए तो परिवार का गुजारा कैसे चले। काफ़ी रात गए जब अजय लौटा तो दीपा ने उठकर दरवाज़ा खोला। कमरे में आया तो देखा सुरेखा सो रही है। मेज़ पर खाना ढका हुआ रखा है। झुककर देखा तो पाया कि आंसू की धाराएं उसके गालों पर सूख गई हैं। उसके विवेक ने उसे धिक्कारा। सुरेखा रोते रोते सोई है। सारा दिन उससे 2 बातें भी नहीं की। और दिन तो यूं ही निकल जाते हैं, आज छुट्टी का दिन भी। अजय दृढ़ निश्चय करके सोया कि सुरेखा के भविष्य में सुरेखा की अनुमति के बिना वह दोस्तों के साथ नहीं जाएगा। पर दूसरे दिन दफ्तर से निकला तो मुखर्जी ने कहा, चलो यार 1 कप चाय पी लो। नहीं भाई, मुझे घर जाने दो। तुम भी क्या? शर्मा बोला, एक दिन ज़रा देर से घर पहुंचोगे तो क्या भाभी? और वे लोग उसे खींच कर ले गए। नीरा की स्वादिष्ट चाय के साथ उसकी आकर्षक मुस्कान भी थी। चाय के बाद सब लोग सिगरेट सुलगाकर जम गए और अजय ने जब घड़ी पर नज़र डाली तो 6:45 बजे थे। ओह! अजय जल्दी में उठ खड़ा हुआ। नीरा जी, आज तो गजब हो गया। आपकी बातों में ऐसा उलझा कि चलिए आप किसी तरह बैठे तो, चाहे उलझ के चाहे सुलझ के। नीरा मंद मंद हंसी। उलझेंगे तो अब रेखा जी से। मुखर्जी ने हंस के कहा, जाओ दोस्त, तुम्हें सचमुच देर हो गई है। और सुरेखा के सारे मंसूबे ऐसे ही रह गए। इतने मन से नाश्ता बनाया था, महीनों बाद वेणी गूंथ कर फूल लगाए थे। सोचा था कि नीरा की ही तरह, मगर अजय नहीं आया। हार कर कपड़े बदले और चौके में गई, और जब अजय आया तो लाख पुकारने पर भी नहीं बोली। अजय चौके के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। हंसकर बोला, सरकार क्यों नाराज़ हैं? कौन नाराज़ है? सुरेखा का स्वर कांप गया। और नाराज़गी की फिक्र भी किसे है? आपके दोस्त सलामत रहें, आपको और क्या चाहिए? तुम हमेशा मेरे दोस्तों के पीछे पड़ी रहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरा ज़रा सा हंसना बोलना तुम्हें खटकता है? मैं घर में बंद कर नहीं रह सकता। न रहो, तुम्हारे रहने से जब देखो तब दोस्तों का रोना। आखिर एक भला आदमी हंसे बोले नहीं, अच्छी कंपनी में न रहे। बड़ी अच्छी कंपनी है तुम्हारी, सुरेखा ने कहा। खराब ही सही, तुम्हें मेरे दोस्तों की यों बुराई करने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैं हूँ ही कौन तुम्हारी? 6 साल में जो कुछ था सब खत्म हो गया। अब तो बच्चे पालो, दोनों वक्त चूल्हे में सर दो, 56 व्यंजन बनाकर इंतज़ार करो। अरे, अजय ने बिगड़ती बात संभालने की कोशिश की। मुझे क्या पता था कि तुमने इतना सामान बनाया था। चलो जल्दी से दो। सुरेखा की पीठ उसकी ओर थी। और खाने का क्या होगा? वह कौन खाएगा? कोई परवाह नहीं खाने की, जल्दी से दो। क्या क्या बनाया था? हालांकि पेट खूब भरा था, मगर फिर भी अजय ने सब चीज़ें खाई। कोमल स्वर में बोला, सुरेखा, तुम तो ज़रा सी बात में रूठ जाती हो। लोगों ने ज़बरदस्ती रोक लिया, आखिर वक्त पड़े पर यही काम आएंगे। सुरेखा कुछ नहीं बोली। अजय ने इलायची ली और कहा, भाई तुम्हारी चाय में जो स्वाद रहता है वह नीरा की चाय में कहाँ। तो नीरा ने चाय पिलाई थी? लो, तुम फिर तुनक गई। ज़रा सुनो तो। सुरेखा ने झटक कर हाथ छुड़ाया। अजय के स्वर में न जाने क्या था कि होठों पर हंसी आ ही गई। यह डोरे नीरा पर ही डालना, समझे? अजय के कुछ कहने से पहले ही रामू चिल्लाया, बहू जी, दाल तो बिल्कुल जल गई। सुरेखा उठकर भागी और अजय ने चैन की सांस ली। बड़ी दौड़ धूप और प्रयत्नों से भी अजय दीपा की शादी तय न कर पाया। दीपा के मुख पर चिंताओं की रेखा रहती और वह मनी मन घुलती और अपने को कोसती। उस दिन बाल धोए थे।
अजय दफ्तर जाने को तैयार हो रहा था। सुरेखा नौकर और दीपा पर घर छोड़ बाजार चली गई थी। दीपा आराम से धूप में बैठी बाल सुखा रही थी। तभी अजय ने पुकारा, ओ दीपा, ज़रा पेचकस दे जा। पेचकस लेकर कमरे में घुसी तो धक से रह गई। बाहर के कमरे में रेडियो के सारे अंजर पंजर फैलाए कोई बैठा था। उसकी ओर बिना देखे ही हाथ बढ़ाकर पेचकस दे दिया। दीपा की चूड़ियाँ जो खन से बोली तो अनायास ही ऊपर देखा। लगा कि एक क्षण को जीवन की गति रुक गई है। दीपा घबरा के भागने को हुई तो बड़े आराम से अजय ने कहा, मैं तो चला दफ्तर। निखिल, तुम रेडियो ठीक करते रहना। दीपा, इनकी कुछ खातिर कर। निखिल पेंच घुमा रहा था। सहज हंसी से कहा, धन्यवाद, खाने पीने से मना करने में मैं विश्वास नहीं करता। दीपा लौट आई। अपने ऊपर झुंझलाहट आई कि ऐसे ही बाल बिखेरे बाहर चली गई। हाय, साड़ी में कितनी सलवटें हैं। फिर प्लेट में मेवा और बिस्कुट सजाते सजाते सोचा, जाने कौन है, होंगे कोई भैया के दोस्त। फिर पुकारा, रामू, ओ रामू। मगर रामू मौका पाकर बीड़ी पीने निकल गया था, इसलिए स्वयं ही बाहर जाना पड़ा। मेज़ पर ट्रे सरकाकर खाना रख दिया और फिर कहा, खाइए। निखिल मुस्कुराया, आप तो सचमुच खातिर करने लगी। भला 9:30 बजे क्या खाऊं? 8:30 पर तो चाय पीकर आया था। दीपा थी शर्मीली, इसलिए चुप रह गई। यदि कोई और होता तो कहता, एक प्याला यहाँ भी सही। मगर तभी सुरेखा को आते देखा और जान बचाकर भागी। धीरे धीरे पता चला कि अजय के मित्र शर्मा का कोई रिश्तेदार है निखिल। इसी साल डिप्टी कलेक्टर हुआ है। यों ही घूमने फिरने शर्मा जी के यहाँ आ गया है कुछ दिन को। स्वभाव का बहुत भला है। जब तब सुरेखा से मिलने चला आता। दीपा तब बचती बचती सी फिरती। कभी अगर पूछ लेता, कहो दीपा कैसी हो, तो लाल हो उठती। उत्तर देते न बनता। दीपा की आंखें कुछ देखकर कुछ जानकर भी न देखती। अगर अजय भी घर में होता तब चाय के प्यालों के साथ साथ घंटों बातें होती। कभी कभी शर्मा भी आ जाता और दीपा के सामने किताब खुली पड़ी रहती। अरमान आँखों में सुनहले स्वप्नों का जाल बुनते, कान कुछ मिले जुले स्वर सुनते। एक दिन वह भी आया जब निखिल को जाना था। सदा की तरह बोला, अच्छा दीपा, खूब मन लगाकर पढ़ना और अपनी शादी में बुलाना न भूलना। तुम्हारे दूल्हे से आकर कहूँगा, महाशय, इस लाल घूंघट के अंदर एक आँख कानी है। सब ठहाका मार के हंस पड़े। निखिल की दृष्टि एक क्षण को, केवल एक क्षण को, दीपा के मुख पे टिकी। फिर कहा, नमस्ते। नमस्ते, दीपा ने कहा, एक छोटा सा शब्द। उसी में सारी हसरतें, सारी शर्म, सारे आंसू और सारा दर्द। कुछ दिन बाद की बात है। यह कैसे हो सकता है? सुरेखा बोली, क्यों नहीं? अजय का स्वर था, शर्मा से मेरी इतनी दोस्ती कब काम आएगी? वह डिप्टी कलेक्टर है, उसके घर वालों के बड़े दिमाग होंगे, सुंदर लड़की, धन दौलत। दीपा क्या बुरी है? अजय ने कहा। दीपा बुरी नहीं, यह माना, पर वह सुंदर तो नहीं है। दीपा दीवार से सटी सांस रोके खड़ी थी। दिल की यह हालत थी कि अब रुका। कुछ देर रुक के अजय बोला, शर्मा से कहकर देखूंगा। दूसरे ही दिन अजय ने कहा, दीपा, मेरा सूटकेस तैयार कर देना, मुझे लखनऊ जाना है। दीपा ने कुछ नहीं पूछा। निखिल के पिता थे लखनऊ में। जब अजय जाने लगा तो सुरेखा बोली, भगवान करे सफल होकर लौटो। और दीपा ने मूक हृदय से क्या कामना की, यह तो वही जाने। 2 दिन दीपा ने जैसे काटे वही जानती थी। न सोए चैन न जागे। आखिरकार जब घर के आगे तांगा रुका तो दीपा को लगा कि उसके हृदय की गति भी बंद हो जाएगी। अजय ने बाहर से ही उल्लसित स्वर में पुकारा, सुरेखा, शर्मा को मिठाई खिलाओ। सुरेखा ने कांपते कंठ से कहा, हाँ ज़रूर। शर्मा ने कुर्सी पे बैठ के कहा, बुढ़ा बड़ा काइया है सुरेखा जी। कहने को तो मेरे दूर का साला लगता है, मगर तौबा तौबा। सुरेखा ने हर्ष से आलोड़ित कंठ से कहा, दीपा, अरे कहाँ छिपी हो? ज़रा अपने भावी ससुर की तारीफ तो सुन लो। दीपा ऐसे सिसक रही थी कि जाने क्या हो गया। अजय ने दुलार से कहा, अरे रोती क्यों है पगली? तेरे बारे में इतना झूठ बोला है कि 7 जन्म तक उद्धार नहीं होगा। बड़ा सुंदर गाती है, बड़ी सीधी है, बड़ा अच्छा खाना बनाती है।
हालांकि तेरा गाना गधे को मात कर दे और खाना ऐसा बनाएगी कि बेचारे निखिल के पेट का भगवान ही मालिक होगा। शर्मा के जाने के बाद अजय ने कहा, सुरेखा, अगर शर्मा न गया होता तो यह काम न बनता। बेचारे ने बड़ा जोर लगाया, सब तरह की बातें समझाई। सारा श्रेय शर्मा को देना सुरेखा को अखरा, मगर वह कुछ बोली नहीं। इनका स्वभाव ही ऐसा है, जाने अपने दोस्तों को क्या समझते हैं। जोर शोर से विवाह की तैयारियां होने लगी। अजय को बड़ा उत्साह था। 3 भाइयों में अकेली बहन थी दीपा। दोनों भाई अभी छोटे थे, माता पिता मर चुके थे। सब कुछ अजय को ही करना था, सारी दौड़ धूप, सारी देखभाल। इधर सुरेखा परेशान थी, कभी कुछ किया धरा था नहीं। दूर दूर तक के रिश्तेदार आ रहे थे। अगर कुछ कमी हुई तो सब उसी को नाम धरेंगे, बहू इतनी फूहड़ है, बहू को इतनी भी तमीज़ नहीं। दीपा थी कि छिपी छिपी फिरती। भैया भाभी के स्नेह और दुलार से आंखें बार बार भर आती, पर जब निखिल का ध्यान आता तो तमन्नाएं जाग उठती। सारा घर मेहमानों से भर गया। सुरेखा सारे घर में दौड़ते दौड़ते परेशान थी। हर तरफ उसी की पुकार थी और अजय को तो दम मारने की भी फुर्सत न थी। छोटे भाई उसी के इशारों पे दौड़ते। विवाह को केवल 5 दिन रह गए थे। अजय किसी काम से तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे आ रहा था कि अचानक पैर फिसला और वह नीचे आ गिरा। चारों ओर से लोग दौड़े, उसे उठाया गया। पीड़ा से वह अर्धमूर्छित सा हो गया। सुरेखा भी दौड़ी आई। अजय की दशा देखकर वह सन्न रह गई। फिर जल्दी से विनय को मुखर्जी के यहाँ दौड़ाया। मुखर्जी जब अपनी मोटर लेके आया तो देखा कि सुरेखा आंखों में आंसू भरे बैठी है। पता चला कि डॉक्टर आया था। अजय के पैर की हड्डी टूट गई है। मुखर्जी सन्न रह गया, मगर नीरा ने बात संभाल ली। घबराइए नहीं रेखा जी, यह अभी अस्पताल ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मगर वह स्वयं भी परेशान थी। शादी का घर, उस पर यह दुर्घटना। अजय पलंग पे क्या पड़ा कि विवाह की सारी रौनक ही चली गई। सुरेखा का मुख 2 दिन में ही पीला पड़ गया। विनय और अभय उदास उदास घूमते। दीपा चुपके चुपके रोती। मेहमान भी दबे स्वरों में बातें करते। आखिरकार अजय ने नीरा को बुलाकर कहा, नीरा जी, सुरेखा को समझाइए, शादी का घर ठहरा, ऐसी मुर्दनी सी छा गई है, आप उसे किसी तरह बहला लीजिए। मुखर्जी और सूद पास ही बैठे थे। उसे परेशान देखकर कहा, तुम परेशान न हो, हम लोग सारा काम संभाल लेंगे, आखिर बहन तो हमारी भी है। एक आह भर के अजय बोला, क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल लाचार हो गया हूं। बस यह फिक्र हर घड़ी लगी रहती है कि कहीं बारातियों को कुछ कहने का मौका ना मिल जाए। हम लोग किस दिन काम आएंगे? मुखर्जी बोला। नीरा तब तक बाहर चली गई थी। बोली, खिलावन की माँ, फर्श पे कुछ बिछाओ। और बुआ जी, कुछ गाना बजाना नहीं होगा क्या? परसों बारात आएगी और यहाँ सन्नाटा है। बुआ जी ने कहा, क्या बताएं अजय बेटा के कारण। मगर नीरा तब तक चल दी थी। दूसरे कमरे में जाकर कहा, सुनीता, चलो कुछ गाओ बजाओ। ओ विनीता, चलो सबकी सब। सुरेखा सामान निकलवा रही थी। नीरा ने प्यार भरी झिड़की से कहा, सुरेखा जी चलिए, सब आपको बुला रहे हैं, लाइए सामान मैं निकलवा दूं, आप ही जाइए। मलिन मुस्कान से सुरेखा बोली, मेरा मन नहीं है। चलिए चलिए। नीरा ने उसे हल्का सा धक्का दिया और चाबी उसके हाथ से ले ली। जब तबले और बाजे के साथ कई स्वरों की आवाज़ अजय ने सुनी तो चैन की सांस ली। उसके बाद सुरेखा को कुछ पता नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। जब भी काम में हाथ लगाती सुरेखा कहती, नीरा कहती, सुरेखा जी यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप अजय बाबू के पास जाइए, आप रात भर जागी हैं, थकी होंगी, आराम कीजिए। सुरेखा अगर कुछ कहती तो नीरा कहती, घबराइए नहीं, आपका राजपाट नहीं छीन लूँगी, आप अजय बाबू के पास क्यों नहीं जाती, बेचारे अकेले पड़े हैं। और अगर अजय विनय अभय से कुछ पूछता तो उत्तर मिलता, सूद साहब ने मिठाई का ऑर्डर दिया है, सूद साहब ने बारात के ठहरने का सारा प्रबंध कर दिया है, मुखर्जी ने कहा है कि 6 मोटरें बारात के लिए काफ़ी होंगी। जब तब सूद, मुखर्जी, अस्थाना आदि आकर पूछ जाते। अजय अगर कुछ कहता तो उत्तर मिलता, बस घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। विवाह का दिन भी आ गया। अजय के मित्रों ने किसी बात में कमी न होने दी।
विवाह जब होने लगा तो सुरेखा ने कहा, महाशय जी, इस लाल घूंघट के अंदर एक आंख कानी है। निखिल ने हंसकर कहा, सच? और दीपा लाज से और सिमट गई। धूमधाम समाप्त होने के बाद नीरा ने कहा, अच्छा सुरेखा जी, अब मुझे भी छुट्टी दीजिए। 1 हफ्ते से घर की शक्ल नहीं देखी है। सुरेखा कुछ कह न सकी, अनायास ही आंखें भर आईं और भरे गले से कहा, अगर तुम ना होती तो जाने क्या होता नीरा, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। मुखर्जी पास खड़ा था, हंसकर कहा, धन्यवाद की क्या बात सुरेखा जी, आप कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे लिए यही बहुत है। और अजय की ओर अर्थ भरी दृष्टि से देखा। उसके जाने के बाद अजय ने सिर तक रजाई तानकर आंखें बंद करते हुए सोचा, पैर टूटा तो कष्ट तो बहुत हुआ, पर अब इतवार को दोस्तों के साथ मौज उड़ाने पर कम से कम सुरेखा नहीं लड़ेगी। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी वाचन आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।